वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस बात की जाए बाजार की तो डेली की डेली थोड़ा थोड़ा गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें समझ पाना कि कहाँ पे निवेश करें, कहाँ पे एवरेजिंग करें, कहाँ पे निवेश बढ़ाएं, ये अपने आप में बहुत स्किल का काम हो जाता है। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको हम लोग ऊँट बोलते हैं, पहाड़ के नीचे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका सबको याद होगा, लास्ट 6 महीना से सबसे पहला जो स्टॉक फॉल हुआ वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा फॉल हमें शुरुआत में देखने को मिली। और अभी के टाइम तो गैस इंडेक्स के टॉप क्लास कंपनी में, चाहे वो सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, उन सब में भी फॉल हमें देखने को मिल जा रहा है। तो मार्केट में गैस अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन इसी बीच में हमें समझना है कि उसको यूटिलाइज कहाँ करने की आवश्यकता है, कहाँ करना लॉन्ग टर्म के लिए सेफ एंड सिक्योर्ड हो सकता है। बिकॉज इक्विटी मार्केट में गैस हमेशा रिस्क है। आप सबको पता है कि 2 बैंक जो यूएस में कोलैप्स हुए, अभी के टाइम गैस क्रेडिट स्विस को लेकर भी एक कोलैप्स की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ उनके शेयर आज ही हमें 22% के आसपास फॉल इसलिए होते हुए देखने को मिले बिकॉज उनके इन्वेस्टर ने उनको बैकअप करने से इनकार कर दिया। जिसके बीच में गैस मार्केट में जो माहौल है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि मंदी की तरफ इंडिकेट कर रही है, बट इसी बीच में गैस कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी है जिसको अगर आप सेंसिबली उठाते हैं, समझते हैं, परखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिशियरी हम लोग को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग को जो बेसिक चीज़ सिखाया जाता है और समझाया जाता है कि मार्केट में अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइस गिरते हैं, डब्ल्यूटीआई के प्राइस जो गिरते हैं, उससे हमारा जो इकोनॉमी है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। बिकॉज हमारा जो पैसा है, चाहे वो करेंसी के फॉर्म की बात की जाए, डॉलर डिप्रिसिएशन की बात की जाए, वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। हमारा रुपया मजबूत होता है। आप सबको अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद क्रूड के प्राइस 130 के आसपास भी जाते हुए देखने को मिले थे। क्यों? बिकॉज वहाँ पे गए सप्लाई चेन का इशू हुआ था, और मैंने उस समय बताया था कि ना ही इन्फ्लेशन और ना ही क्रूड प्राइस इतना लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल होगा। उस प्राइस से अगर आप देखें तो क्रूड कम से कम 40% डाउन है। रही बात, इन्फ्लेशन भी ड्रॉप हो चुका है, लेकिन ये जो राइसिंग इंटरेस्ट रेट का इन्वायरमेंट है, ये मार्केट के लिए सुखदायक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज डेली के डेली कुछ बैंक का कोलैप्स न्यूज़ आएगा और कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो अपने आप में हॉन्टिंग वाली कंडीशन ज़रूर दिखाई पड़ती है। तो ब्रेंट क्रूड का प्राइस कैसे गिरना हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है, बट उसके बावजूद भी हमारा इकोनॉमिक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। वो बात की बात है, बिकॉज सेंटिमेंट फेवर में नहीं है। बट इसी बीच में गैस डब्ल्यूटीआई क्रूड गिरने से और ब्रेंट क्रूड गिरने से कौन सी कंपनीज को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ सकता है, उसमें गैस हमें एक्शन वाला जो माहौल है दिखाई दे रहा है। पहले अगर आप देखें, डब्ल्यूटीआई क्रूड की बात की जाए, ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, ये 3 मंथ के लो पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में गैस हमें दिसंबर 20 2021 से ये बहुत ही निचला स्तर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑफकोर्स फॉल होने के बाद बिलो 70 आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, क्रूड के प्राइस इसलिए फॉल हो रहे हैं बिकॉज मार्केट में जो एस्टिमेशन है, एंटिसिपेशन है कि हमें आने वाले कल में इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस दिखाई पड़ सकती है। और ऑफकोर्स इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस होगा तो खपत कम होगी, और इसी की वजह से गाइस जो पिछले कुछ समय से क्रूड बहुत ही हॉन्ट कर रहा था, वो धीरे धीरे लाइन पाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे से पता है कि क्रूड का जो इकोनॉमी है, कौन सा इकोनॉमी, मैं गल्फ कंट्री की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उनका ब्रेड एंड बटर का बिजनेस चलता है। मतलब उनके घर में रोटी बनती है, खाते हैं वो लोग, इंजॉय करते हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जिनका क्रूड के प्राइस एक समय जब बहुत बढ़ रहे थे, सऊदी अरब सहित बहुत सारे गल्फ कंट्री ने इसको बहुत ही इंजॉय किया। और वहाँ पे भी गैस ऑयल का जो आउटपुट है, ऑफकोर्स कटौती करने के आसपास ही उनका मंशा था। तो क्रूड के प्राइस गिरने से गैस वहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी डिस्टर्बेंस है। और ऑफकोर्स इधर पे कमेंट्री आएगी, जहाँ पे अगर आप देखें सऊदी के एनर्जी मिनिस्टर की बात की जाए, ओपेक, वो अभी भी कट करेगा। कट करने से क्या होगा कि डिमांड जितना होगा उससे कम सप्लाई होता है, तो मार्केट में प्राइस उतना फॉल नहीं होगा। अगर ये डिमांड के अतिरिक्त में सप्लाई और बढ़ा देंगे तो ये फॉल ज़रूर होगा। तो ऑफकोर्स गैस एक ऐसा स्टॉक है जो इंडेक्स का स्टॉक है, और इन सब क्रूड के प्राइस फॉल होने से वहाँ पे गैस रिफाइनिंग मार्जिन कम होते हैं, और वो हमें अभी के टाइम बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल इंडिकेट करवा रही है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसको लेके कुछ अपडेट है, कुछ खबर है, ये समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलायंस को इसमें कवर क्यों कर रहा हूँ? आप बोलेंगे कि सर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो 50% 60% डाउन है, इवन बहुत सारे स्टॉक 70% डाउन है, ये 20% डाउन है, तो ऊँट पहाड़ के नीचे कैसे आ गया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिलायंस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, देश की सर्वे से बड़ी कंपनी एज पर द मार्केट कैप है। आप अगर यूएस बाजार को ट्रैक करते हैं, अब देखिएगा इस एप्पल का चार्ट पैटर्न देखें, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी कोलैप्स हो गई है। एप्पल भी गिरा है, ऐसा नहीं है कि इसमें गिरावट नहीं हुई, बट रिलेटिवली बहुत ही कम हुई है। इंडेक्स के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 40% डाउन हैं, जिसमें डिवीज लैब है, इवन बजाज फाइनेंस की बात की जाए 30% डाउन है। बट ये इतना इसलिए नहीं गिरा बिकॉज इसका गिरना इंडेक्स को और भी नीचे की तरफ ट्रिगर करवा सकती है।
1 साल की बात की जाए, 1 साल में तो गैस कोई पैसे नहीं बने, इवन 1.5 साल बोलना गलत नहीं है, बट यस पिछले कुछ समय से कैसे को पता है कि कोविड क्रैश के बाद मुकेश अंबानी साहब ने ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया था जहाँ पे बड़े से बड़े टेक जाइंट्स ने सीधा जियो में इन्वेस्टमेंट किया था, रिलायंस रिटेल में इन्वेस्टमेंट किया था, और वहाँ पे गैस आफत वाले समय में जो स्किलफुल प्रमोटर होते हैं उनको पता होता है कि कैसे बिजनेस को संभालना चाहिए। इन सब कंपनी से कैसा 5 ईयर्स में 10 गुना 5 गुना सपना अगर रखते हैं तो खराबी चीज़ है, लेकिन यस अगर ऐसी कंपनी में अगर आप 4-5 साल सही में एमओएस के लेवल पर निवेश करते हैं और बने रहते हैं तो वहाँ पे कैसे आपको एफडी से 2 गुना 3 गुना पैसे बन सकते हैं। इस कंपनी की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि पेशेंस का गाइस दूसरा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। अब मैं रिलायंस को कवर करने के पीछे वजह क्या समझता हूँ, बिकॉज मुझे कैसे सब पर्सनली फील होता है कि उस कंपनी पे आपका वेटेज ज़्यादा होना चाहिए, जिसके प्रमोटर सेफ है, सिक्योर्ड है, उनकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, मार्केट में उनकी बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये गैस एक लंबा कॉन्सुलेशन था, बिकॉज यहाँ पे गैस ऑयल और रिफाइनिंग बिजनेस में कंपनी थी। बट आपको अच्छे से पता है कि 16 के बाद क्या हुआ, जियो और उसके बाद रिलायंस रिटेल ने मार्केट को बहुत तेज़ से बढ़ाया, जिसकी वजह से गैस इनके शेयर प्राइस में वो आग लगी। बहुत लोग तो गैस ये एस्टिमेशन कर रहे थे कि जल्दी ही जियो की लिस्टिंग नैस्डैक में होगी और रिलायंस रिटेल का आईपीओ आएगा। तो ऑफकोर्स गैस उस बात में कितनी सच्चाई हो तो वक्त से के साथ पता चलेगा, बट येस इसने गैस ऐसे बहुत सारे क्रूशियल लेवल को पिछले कुछ समय से तोड़ रहे हैं, तो आने वाले कल में गैस गिरावट होती है। अगर आप सेफ प्लेयर है, सिक्योर प्लेयर है, तो ऐसी कंपनियों का इस लॉस से बेचना बहुत बड़ी गलती होगी। उल्टा ऐसी कंपनी को तलाश करें जो इंडेक्स का वेटेज रखते हैं, और ऑफकोर्स उसमें गिरावट होने के बाद ऐसे बहुत सारे पैसिव जो फ्लोज है उसमें आते ही रहेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अगर आप ठीक से देखें, एनालिसिस करें, समझ में आए तो ऑफकोर्स निफ्टी 50 में बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन गैस उस 50 स्टॉक में निफ्टी 50 में गैस जो 10% के आसपास वेटेज है वो किसका है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, फॉलोड बाई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो आप समझ सकते हैं अपने आप में गैस एक इंडेक्स से भरा स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। और इन सब कंपनी में गैस कभी भी बड़ा मौका आता है, बड़ा क्राइसिस आता है, ये सब गैस क्राइसिस में आपको सस्ते भाव मिलेंगे। 2020 में बड़ा क्राइसिस आया था, ये स्टॉक गिरा था। 23 की बात की जाए, मंदी, रिसेशन, बैंक फॉल, बैंक कोलैप्स, इन सब न्यूज़ में ही ये सब कंपनी डिस्काउंट मिलती है। बट येस आपको समझ में आना पड़ेगा कि आपकी कंपनी अभी के टाइम अंडर परफॉर्म क्यों कर रही है। देखिए दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा म्यूचुअल फंड होगा जो लार्ज कैप कैटेगरी में है, हाइब्रिड में है, सेमी हाइब्रिड में है, उसमें रिलायंस नहीं होगा। रिलायंस कैसे एक ऐसी कंपनी है जिस पे इन्वेस्टर का फेथ आज से नहीं है, बहुत डिकेड से है। रही बात कैसे प्रोमोटर अपने इंजन को कैसा संभालते हैं, ऑफकोर्स जो गाड़ी होती है, लंबी गाड़ी ट्रेन की होती है, जो डिब्बे होते हैं वो कौन होते हैं, डिब्बे का शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन जो इंजन होता है वो प्रमोटर होता है। इंजन सही होगा, डिब्बे खींचते ही चले जाएंगे। तो जहाँ गैस क्रिस वुड की बात की जाए, जेफरीज के हमें मेन आदमी दिखाई पड़ते हैं, उनका गैस बहुत ही फेवरेट स्टॉक है जो अभी के टाइम में 1 साल लो के आसपास आ चुकी है। तो 1 साल लो आने का पीछे आपको पता है कि वजह बहुत सारे हमें देखने को मिलता है। कौन सा स्टॉक 1 साल हाई को हिट कर रहा है, अगर आप गिना चुना 100 में से एक आध 2-4 का नाम लेंगे तो सही नहीं है, बिकॉज मार्केट सेंटीमेंट गैस एक मिक्स्ड होता है। बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम धूम बिल्कुल भी नहीं है। कल गैस नेस्डैक में तेज़ी थी, डो में तेज़ी थी, आज गैस इंडियन मार्केट में भी तेज़ी थी, बट प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो हमें समझना है गैस कि अभी के टाइम जो रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है ये भारतीय सेंटीमेंट के तो छोड़िए, वर्ल्ड सेंटीमेंट के खिलाफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। और क्रूड का प्राइस गिरना आप सबको अच्छे से पता है कि अभी भी गैस मैक्सिमम जो वेटेज है रिलायंस के रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर में, एबिटा में, ये इसी से आते हैं। तो ऑयल के प्राइस गिरेंगे तो ऑफकोर्स इनके मार्जिन में कटौती होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस रिलायंस में भी कर्जा है। आप पूछेंगे कि सर कर्जे वाली कंपनी को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कैसी कंपनी नेट डेट फ्री है, ये चाहे तो अभी भी अपने कर्जे को 1 सेकंड में चुका सकती है। बट बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो उस कर्जे को आपको पता है कि सही जगह पे यूटिलाइज करके उससे रेवेन्यू कमाने की कोशिश करती है। तो ध्यान रखिएगा, राइसिंग इंटरेस्ट रेट में जिस कंपनी पे कर्जे ज़्यादा होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बढ़ता है, और जिसका इम्पैक्ट गैस हमें उनके एबिटा मार्जिन्स में पूरे हद तक क्लियरली विजिबल दिखाई देती है। देखा गया तो गैस रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिसमें निवेशक का फेथ हमेशा से रहा है। अगर आपको लगता है कि रिफाइनिंग बिजनेस को छोड़ के जियो, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली कंपनी है, आपको अच्छे से पता है कि पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर उन्हीं के पास है, वोडाफोन है या टिकेगा फिर नहीं टिकेगा वो बात की बात है। बट जियो और रही बात गैस भारती एयरटेल, वो टिकेगा ही। तो इसी बीच में गैस कंपनी बहुत ही शानदार है और आपको डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहे हैं। तो क्या ये सही प्राइस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल है? नहीं। अगर आने वाले कल में लेवल्स में गिरावट होती है तो कौन से लेवल्स गैस इसके पहले सपोर्ट के रूप में हुए थे, क्या साइकोलॉजिकल 2000 के लेवल के आसपास मिल सकता है या फिर नहीं, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। साफ मानता हूँ गैस, रही बात अडानी ग्रुप की, रिलायंस की, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप एबिटा मार्जिन्स को देखें, आप इनके टॉप लाइन कंट्रीब्यूशन को देखें, जो टीटीए में गैस ऑलमोस्ट 8.5 लाख 9 लाख करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो जो कंपनी का इस टीटीएम में 70,000 करोड़ और 1 साल में 70,000 करोड़ के आसपास 5 जो प्रॉफिट है दर्ज करी है। तो हमें समझ में आना चाहिए एक ऐसा ग्रुप है जिनके 10 बिजनेस भी
50,000 करोड़ को पार नहीं करते हैं, 30 को ही पार नहीं करते हैं। और अगर एक ऐसा ग्रुप भी है, एक ऐसा इंडस्ट्री भी है जो अगर एक साल में 70,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दर्ज करता है, तो आप समझ सकते हैं कि कैश फ्लो काफ़ी मजबूत है। तो ऑफकोर्स गैस रिलायंस इंडस्ट्री में 5G का प्लान है, वो कैपेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डेट की आवश्यकता है। अब डेट की आवश्यकता होगी तो जो हायर इंटरेस्ट रेट है गैस वही उनको भुगतान करना पड़ सकता है। बहुत लोग पूछेंगे कि सर रिलायंस में तो डेट का इशू बहुत पहले से है, और ऑफ कोर्स रिलायंस की बात की जाए, कंपनी ने बीच में बोला भी था कि पूरा फुल डेट फ्री हो जाएंगे। ये मुकेश अंबानी ने गए 2 साल पहले जो AGM कंडक्ट करवाया था उसमें बताया था कि नेट डेट फ्री हो गए, मतलब वो कभी भी अपने भरपाई कर सकते हैं, उनके पास इतना पर्याप्त पैसा है। रही बात रिजर्व्स की तो 7,83,000 करोड़ के आसपास है। कईयों का तो गैस इतना मार्केट कैप भी नहीं होता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करें कि मेरे पैसे स्लो बने, सेफ बने, मार्केट गिरेगा कोई दिक्कत नहीं, आने वाले कल में जो बायर्स रिलायंस के प्रति या फिर देश की टॉप 5 कंपनी के प्रति हमेशा रहेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गैस ये जो मौका मिल रहा है, आप चाहें तो इसको दबोच सकते हो। अगर आप ठीक से देखें तो 10% के आसपास जो पब्लिक है उनकी होल्डिंग है, 50% का जो मेजोरिटी स्टेक है ये प्रमोटर के पास में ही, उनकी झोली में ही। रही बात FIS और DIS की भी होल्डिंग हमें 48% के आसपास दिखाई देती है। उस समय से गैस आपको याद भी होगा, जाने से पहले मैंने रिलायंस को लेके एक कमेंट्री दी तो बताया था कि 200 का मूविंग एवरेज टूटना सही नहीं है, टेम्प्रोरी बाउंस बैक करेगा तो देखना बनता है, लेकिन सेंटीमेंट खराब हो गए, इंडेक्स में फॉल होगा। और इंडेक्स गैस प्रीवियस कुछ समय से 3 महीना में अगर 1700 पॉइंट गिरेगा, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि इसका 10% के आसपास वेटेज है उस इंडेक्स में, उसमें भी फॉल होगी। तो 1 डे के चार्ट में अगर आप देखें डेली गैस हमें एक नया लो दिखाई दे रहा है। गैस कहाँ पे जाकर थम सकते हैं तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सिखाया भी है कि वीकली चार्ट 200 का मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिबोनाची पैटर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकली अगर आप देखें 2050 गैस इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल सकता है अगर ये फर्दर लेवल से नीचे ट्रेड करे, बिकॉज एक साल सेंटीमेंट खराब है, तो हो सकता है कि और 100 पॉइंट 200 पॉइंट वायदा बाजार में ट्रेडिंग होती है उससे और ही प्रेशर पड़ जाए। लेकिन यस, इस लेवल को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पर अगर आप मिलता है तो जहाँ बाइंग भी कर सकते हैं, एवरेजिंग करने का प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो कहाँ तक गिर सकता है ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 2050 की बात की जाए, अगर उस लेवल पे गैस ये ट्रेड करते हैं तो हमें अच्छा मार्जिन मिलेगा। लेकिन यस, इसके पहले गैस इस कंपनी ने 1850 का लेवल पे बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया था, और उसके बाद इस कंपनी में 2800 के आसपास रैली हुई थी, जो अपने आप गैस 1000 पॉइंट होता है, और जो अपने आप में 50-60% के आसपास होता है। तो मार्केट में गैस ऑनगोइंग कंडीशन को देखते हुए सारे स्टॉक गिर रहे हैं, बट यस उस स्टॉक में फोकस करें जिसमें अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, और ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो लॉन्ग टर्म तक एवरग्रीन हो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, और इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट भी करती हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गैस आप इस कंपनी को ट्रैक करें, और कभी भी गैस 2050 लेवल 1850 के आसपास मिलते हैं, तो मैं फिर से गैस वहाँ पे एवरेजिंग करके अच्छी खासी सफिशिएंट क्वांटिटीज़ कम से कम एटलीस्ट फॉर अ डिकेड उठाने का ज़रूर सोचूंगा। तो छोटी सी अपडेट थी, आप इसको ट्रैक करें, ऑब्जर्व करें। अगर आपके रडार पे आती है, आपको कंपनी सही लगती है, तो आप इसको ट्रैक एंड वॉच करके बाइंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।